नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसी मानसिक आदत की गहराई में उतर रहे हैं जिससे शायद हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं। मेरा मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, यानी ओवरथिंकिंग। अक्सर होता है ना कि कोई एक बात दिमाग में अटक जाती है और हम उसके बारे में सोचते ही चले जाते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं और नतीजा सुलझन कम, उलझन ज़्यादा। हमारे पास आज द नॉलेज स्ट्रीट नाम के स्रोत से एक वीडियो स्क्रिप्ट के अंश है। इसका शीर्षक है सोच से आज़ादी, ओवरथिंकिंग रोकने के 3 तरीके। और ये स्क्रिप्ट दावा करती है कि ज़्यादा सोचने की ये आदत हमारी ज़रूरी ऊर्जा सोख लेती है, हमारे ध्यान को भटका देती है और हाँ, हमारी खुशी भी कम कर देती है। ये न सिर्फ हमें तनाव देती है, बल्कि हमें कुछ करने मतलब एक्शन लेने से भी रोकती है। तो आज का हमारा लक्ष्य है इस स्रोत से मिले 3 सरल और व्यावहारिक तरीकों को समझना और ये देखना कि ओवरथिंकिंग के जाल से निकलने में कैसे मदद कर सकते हैं। हमारा मकसद है इस जानकारी को इस तरह पेश करना कि ये हमारे जीवन को थोड़ा हल्का, ज्यादा फोकस्ड और उम्मीद है ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में काम आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मानसिक उलझन को सुलझाने का सफर। पहला तरीका जो ये सामग्री सुझाती है वो है लिखना। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? जब दिमाग विचारों के शोर से भर जाए तो बस उन्हें कागज पर उतार दो। लेकिन इसके पीछे का विचार क्या है? क्यों ये इतना प्रभावी माना जाता है? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प तकनीक है और इसकी सादगी ही इसकी ताकत है, पता है? स्रोत बताता है कि शोध भी इस बात का समर्थन करता है। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं तो हम असल में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। हाँ, मतलब हम अपने दिमाग पर पड़े बोझ को कम करके उसे बाहरी माध्यम जैसे कागज पर डाल रहे हैं। इससे ना दिमाग को थोड़ी सांस लेने की जगह मिलती है। अच्छा, यानी दिमाग का बोझ हल्का करना। हाँ, तो ये सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सोचने की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने में मदद करता है। बिल्कुल। देखिए, जब विचार सिर्फ दिमाग में घूमते रहते हैं तो वे अक्सर धुंधले, बड़े और डरावने लगते हैं। उन्हें लिखना उन्हें एक मूर्त रूप देता है। आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे वो कम अमूर्त और ज्यादा प्रबंधनीय, मतलब मैनेजेबल बन जाते हैं। लिखने की प्रक्रिया हमें मजबूर करती है कि हम अपने अस्पष्ट विचारों को शब्दों में ढालें, जिससे अक्सर हमें समस्या की ज्यादा स्पष्ट तस्वीर मिलती है। मान लीजिए कोई किसी मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। लिखने पर शायद उसे पता चले कि चिंता मीटिंग के कंटेंट को लेकर नहीं, बल्कि किसी खास व्यक्ति के सवाल पूछने के डर को लेकर है। हाँ, ये हो सकता है। और ये स्पष्टता अगला कदम उठाना आसान बना देती है। ये बात समझ आती है। यानी लिखने से न सिर्फ दिमाग खाली होता है, बल्कि विचारों में एक तरह की संरचना और स्पष्टता भी आती है। लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए भी काम करता है जिन्हें लिखना पसंद नहीं, या जिनकी चिंताएं इतनी उलझी हुई हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना ही मुश्किल लगता है? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि आपको एक महान लेखक बनना है। बात सिर्फ विचारों को बाहर निकालने की है। अगर लिखना मुश्किल लगे तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, या चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपने विचार बोल सकते हैं। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग भी? हाँ, माध्यम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि विचारों को अपने अंदर से निकालकर किसी बाहरी रूप में देखना। और जहां तक उलझे हुए विचारों की बात है, तो लिखने की कोशिश करना ही अक्सर उन्हें सुलझाने का पहला कदम बन जाता है। कई बार शुरू में सिर्फ ऊट-पटांग बातें ही कागज पर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न उभरने लगते हैं और स्पष्टता आने लगती है। ये अपने आप में एक चिकित्सीय प्रक्रिया हो सकती है। तो पहला कदम है विचारों के बोझ को लिखना, चाहे जैसे भी हो। अब अगर विचारों को लिखने के बाद भी मन शांत ना हो, या अतीत की किसी बात या भविष्य की चिंता में अटका रहे, तो स्रोत का दूसरा तरीका काम आ सकता है, वर्तमान क्षण में जीना। सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, पर इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा फलसफियाना लग सकता है, लेकिन इसका आधार बहुत ठोस है। सामग्री के अनुसार ओवरथिंकिंग अक्सर हमें या तो अतीत के पछतावे में खींचती है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, या भविष्य की चिंताओं में उलझाती है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। हम असल में उस क्षण में मौजूद ही नहीं होते जहां जीवन घटित हो रहा है, यानी वर्तमान में। और स्रोत इससे बाहर निकलने के लिए कुछ तकनीकें भी बताता है, जैसे? जी हाँ, और वे बहुत ही सुलभ है। जैसे कुछ देर रुककर गहरी सांस लेना, शायद 5 मिनट का ध्यान मतलब मेडिटेशन करना, या बस अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना, जैसे पक्षियों की आवाज सुनना, हवा को महसूस करना। स्रोत ये भी कहता है कि 5 मिनट के लिए
प्रकृति में टहलना भी बहुत मददगार हो सकता है। अच्छा, ये सब तरीके हमें खींचकर वापस यहाँ और अभी में ले आते हैं। तो ये तकनीकें काम कैसे करती हैं? सिर्फ ध्यान भटकाने से ज्यादा कुछ है इसमें, मतलब साइंटिफिकली? बिल्कुल, ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, ये ध्यान को पुनर्निर्देशित करना है। जब हम गहरी सांस लेते हैं या अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने दिमाग के अलार्म सिस्टम को शांत कर रहे होते हैं। इसे फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया कहते हैं, मतलब शरीर की वह प्राचीन तनाव प्रतिक्रिया जो हमें कथित खतरे का सामना करने या उससे भागने के लिए तैयार करती है। फाइट या फ्लाइट, हाँ सुना है। और ओवरथिंकिंग अक्सर इस सिस्टम को बेवजह सक्रिय कर देती है। अच्छा, तो ये फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया है जो हमें तनावग्रस्त महसूस कराती है, भले ही कोई वास्तविक खतरा ना हो। सही कहा। ये सिस्टम तब विकसित हुआ था जब हमारे पूर्वजों को शारीरिक खतरों का सामना करना पड़ता था। आज हमारे खतरे अक्सर मानसिक होते हैं, काम का दबाव, रिश्तों की समस्याएं, भविष्य की अनिश्चितता, लेकिन हमारा शरीर अभी भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास जैसे गहरी सांस लेना हमारे तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजते हैं कि सब ठीक है, अभी कोई आपात स्थिति नहीं है। इससे हृदय गति धीमी होती है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं और दिमाग थोड़ा शांत होता है। और आपने ध्यान यानी मेडिटेशन का भी जिक्र किया, क्या ये उसी सिद्धांत पर काम करता है? हाँ, ध्यान और माइंडफुलनेस ये इसी सिद्धांत को और व्यवस्थित तरीके से लागू करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है जानबूझकर बिना किसी आलोचना या जजमेंट के अपने वर्तमान क्षण के अनुभवों पर ध्यान देना। यह हमारी सांस हो सकती है, हमारे शरीर में महसूस हो रही संवेदनाएं हो सकती हैं या हमारे आसपास की आवाजें हो सकती हैं। नियमित अभ्यास से यह हमें अपने विचारों के बहाव में बह जाने के बजाय उन्हें एक दर्शक की तरह देखने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। एक दर्शक की तरह, मतलब उनसे जुड़ना नहीं। हाँ, हम ये पहचानना सीखते हैं कि विचार आते जाते रहते हैं और हमें हर विचार पर प्रतिक्रिया देने या उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। स्रोत बताता है कि यह अभ्यास तुरंत दिमागी शांति लाने में मदद कर सकता है। ये स्पष्ट हुआ। तो पहला कदम था विचारों को लिखकर स्पष्ट करना, दूसरा कदम है वर्तमान में लौटकर दिमाग के अलार्म सिस्टम को शांत करना। लेकिन स्रोत एक तीसरे तरीके को ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज कहता है। ये थोड़ा नाटकीय लगता है, वो क्या है? हाँ, स्रोत इस तीसरे तरीके पर काफी जोर देता है और वो है एक्शन लेना। एक्शन लेना? हाँ, यानी सोचना बंद करके कुछ करना शुरू करना। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है। कैसे? मतलब अगर कोई किसी बड़ी समस्या के बारे में सोच रहा है, तो सिर्फ कुछ करने लगने से वो समस्या कैसे हल होगी या सोचना कैसे बंद होगा? यहाँ दो बातें हैं। पहली, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, अक्सर हम सोचते इसलिए रहते हैं क्योंकि हम एक्शन लेने से डरते हैं या टालते हैं। एक्शन लेना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस जड़ता को तोड़ता है। मान लीजिए कोई नौकरी बदलने के बारे में महीनों से सोच रहा है। सिर्फ सोचने से चिंता बढ़ेगी, लेकिन अगर वो पहला छोटा कदम उठाए, जैसे किसी दोस्त से सलाह लेना या ऑनलाइन कुछ रिसर्च करना, तो उसे तुरंत थोड़ा नियंत्रण महसूस होगा। अच्छा, नियंत्रण का एहसास? हाँ, प्रगति का ये एहसास अपने आप में ओवरथिंकिंग को कम करता है। तो एक्शन लेने से एक तरह की मनोवैज्ञानिक राहत मिलती है। बिल्कुल, एक्शन हमें लाचारी की भावना से निकालकर कर्ता, मतलब एजेंट होने की भावना देता है। दूसरी बात, जब हम किसी काम में सक्रिय रूप से लग जाते हैं, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से अंदरूनी विचारों से हटकर बाहरी गतिविधि पर चला जाता है। स्रोत कहता है, जितना हम काम में लगेंगे, उतना ही दिमाग बेमतलब की सोच से बचेगा। दिमाग एक समय में सीमित चीजों पर ही पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर आप कोई रिपोर्ट लिखने में, कोई पेंटिंग बनाने में या यहाँ तक कि घर की सफाई करने में भी पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपके दिमाग के पास ओवरथिंकिंग के लिए कम बैंडविड्थ बचती है। सही बात है। और स्रोत ये भी याद दिलाता है कि कदम छोटा हो सकता है। ये जरूरी है, क्योंकि अक्सर बड़ी समस्याओं के बारे में सोचते हुए हमें लगता है कि समाधान भी बहुत बड़ा होना चाहिए, और ये सोच ही हमें पंगु बना देती है। एकदम सही। ये परफेक्शनिज्म का जाल है जो ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देता है। हम सही कदम, सही समय, सही तरीके का इंतजार करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, जबकि इस सामग्री का तर्क है कि कोई भी कदम सही दिशा में उठाया गया, एक छोटा सा कदम भी उस सोच के दुष्चक्र को तोड़ सकता है। वो छोटा कदम हमें नई जानकारी देता है, हमें गति देता है, और अक्सर ये दिखाता है कि चीजें उतनी जटिल या डरावनी नहीं थी जितनी हमारे दिमाग ने बना दी थी। हाँ, ये तो होता है। ये विचारों के अमूर्त बादल को चीरकर वास्तविकता की जमीन पर पैर रखने जैसा है। तो हमने 3 मुख्य रणनीतियां देखी,
विचारों को उतारना, लिखना, वर्तमान में लौटना, सांस, ध्यान, प्रकृति और गति पकड़ना, एक्शन लेना, ये तीनों अपने आप में शक्तिशाली लगते हैं। क्या ये अलग-अलग काम करते हैं या इनमें कोई तालमेल भी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये तरीके अलग-थलग नहीं हैं। वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। सोचिए, आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप पहले तरीके का इस्तेमाल करते हैं, आप लिखते हैं। लिखने से आपको स्पष्टता मिलती है कि असल मुद्दा क्या है और शायद ये भी पता चलता है कि आपको क्या कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, तो लिखने से क्या करना है ये पता चला। हाँ, लेकिन अब उस कदम को उठाने में हिचक या डर महसूस हो रहा है। यहाँ दूसरा तरीका काम आ सकता है। आप कुछ गहरी सांसें लेते हैं या थोड़ी देर माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। इससे आपकी चिंता थोड़ी कम होती है, मन शांत होता है और आपको वो जरूरी मानसिक स्थिरता मिलती है जो एक्शन लेने के लिए चाहिए। अच्छा, तो दूसरे तरीके ने एक्शन लेने के लिए तैयार किया। सही। और फिर आप तीसरा तरीका अपनाते हैं। आप वो छोटा सा पहला कदम उठाते हैं जो आपने लिखने के दौरान पहचाना था। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, आपको प्रगति का एहसास होता है, नियंत्रण महसूस होता है और आपका ध्यान चिंताजनक विचारों से हट जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है और ओवरथिंकिंग का चक्र टूटने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों, लिखना, वर्तमान में रहना और एक्शन लेना, एक साथ मिलकर एक ज्यादा समग्र और शक्तिशाली समाधान बना सकते हैं। ये वाकई एक उपयोगी फ्रेमवर्क है। पहले समस्या को समझो, लिखकर, फिर मन को शांत करो, वर्तमान में रहकर, और फिर समाधान की ओर बढ़ो। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का संदेश यही है कि ओवरथिंकिंग एक आदत है जिसे बदला जा सकता है और इन तरीकों से हम अपने मानसिक बोझ को कम करके ज्यादा हल्का, खुशहाल और प्रोडक्टिव जीवन जी सकते हैं। ये सारी उपयोगी जानकारी हमें द नॉलेज स्ट्रीट द्वारा प्रस्तुत वीडियो स्क्रिप्ट सोच से आजादी, ओवरथिंकिंग रोकने के 3 तरीके के अंशों से मिली। उम्मीद है कि इस गहन चर्चा से कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने ओवरथिंकिंग को रोकने के तरीकों पर बात की, लिखना, वर्तमान में रहना, एक्शन लेना, लेकिन क्या ये भी उतना ही जरूरी नहीं कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हम ओवरथिंक करते ही क्यों हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या हमारी ओवरथिंकिंग के पीछे कोई गहरे पैटर्न्स, डर या अधूरी जरूरतें छिपी हैं? ये सवाल हमें एक और गहरी खोज की ओर ले जाता है। क्या ओवरथिंकिंग के लक्षणों का इलाज करना काफी है या हमें उसकी जड़ों तक जाने की भी जरूरत है? शायद सच्ची सोच से आजादी इन दोनों पहलुओं को समझने और संबोधित करने में ही मिले। इस पर जरूर सोचिएगा।